नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जापान की पीएम सनाए तकाइची के दिल्ली दौरे की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। सनाए तकाइची दिल्ली में कोई अकेली नहीं आई थी, वो अपने साथ काफ़ी कुछ लेकर के आई थी। उनके साथ जापान के टॉप टेक जायंट्स, सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट्स, एआई मास्टरमाइंड्स और डिफेंस सेक्टर के सबसे बड़े बिजनेस प्लेयर की पूरी टीम उनके साथ थी। और ये कोई साधारण डिप्लोमेटिक टूर नहीं था, बल्कि चीन की टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन मोनोपोली को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए एक मास्टर प्लान सेटअप है। और प्रधानमंत्री जी का विजन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी का स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान और विदेश मंत्री एस जयशंकर की आक्रामक डिप्लोमेसी, इन तीनों ने मिलकर हैदराबाद हाउस के अंदर एक ऐसा जाल बिछाया कि एक ही झटके में पूरा का पूरा चाइनीज इकोसिस्टम पछाड़ खा गया। आज हम इसी दिलचस्प विषय पे गहराई से चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने एक्सपर्ट लेखक आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, ये जो जापान की टेक फौज दिल्ली में हमने देखी, क्या ये चीन के उस ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब वाले टेक को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी है? कैसे देखते हैं? देखिए, चीन तो वैसे बिलबिला गया, आज स्टेटमेंट आ गया, तो मतलब कि सही जगह निशाना लगा है। जो बिलबिला है वहीं से आपको पता लगता है कि भाई दवाई काम कर रही है। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, चीन बहुत ही अच्छा देश है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी प्रॉब्लम है, और चीन वास्तव में बहुत छोटा सा देश है। जितना भी एरिया उसका है, शिनजियांग, ये सब इलीगल है। तिब्बत तो भारत का हिस्सा है, या तो ये भी हमको मानना चाहिए, चीन को भी मानना चाहिए कि नदियां जो भारत में आ रही हैं चीन से, वो भारतीय जमीन से ही आ रही हैं। ओके, तो वो तो हमने अपनी गलती में हेनरी मैकमोहन लाइन मान के रखी हुई है। अभी तो हमने शुरुआत की है, और ये तो इतिहास ही बताएगा आगे क्या होगा, क्योंकि चीन ने धमकी दी थी कि हम आपकी नदियों को बंद कर देंगे। वैसे बाय द वे, ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो बैन बना है वहां पे बहुत कैंसर हो रहा है आजकल। उसको इन्वेस्टिगेशन भारतीय सरकार को करना चाहिए कि पानी में कुछ मिला तो नहीं रहे हैं लोग। और चीनियों को कोई भरोसा नहीं है। अपनी जनसंख्या तो मार दी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने। माओ जेडोंग ने 20 मिलियन लोग मारे थे, उससे भी ज्यादा मारे थे। तो चाइना में तो ह्यूमन जेनोसाइड का एक इतिहास रहा है। उनका जो विक्टर गाओ बोल रहा था, ओ वी विल सी, मैंने कहा भैया पांडा लोग कुछ नहीं करते। पांडा मतलब पांडा, अपने पांडा नहीं, उनका जो पांडा होता है बड़ा सुंदर जानवर होता है। बोलता है वो मिमियाते हैं, हम लोग यहाँ शेर के देश हैं, हम लोग मिमियाते नहीं हैं। और चीन को इतिहास नहीं भूलना चाहिए। महाराज रंजीत सिंह तिब्बत को कंट्रोल करते थे, ये इतिहास है। तो वो तो हमारी नेहरू की सरकार और करमचंद गांधी की सरकार ने गलत किया। 1962 का युद्ध हमको कंटिन्यू करना चाहिए था एयरफोर्स के साथ। वापस हम घुस जाते हैं, हमारी सेनाओं में कोई कमी नहीं है। वो तो नेहरू की गलती थी। तो चीन में आ रहा है क्योंकि भारत ने मागुमो क्लास के शिप्स, यूनिकॉर्न, फिर उस फ्रिगेट्स, वो ऐसे शिप्स हैं, वो यूनिकॉर्न रडार ऐसा है कि शिप को डिसअपियर कर देता है पानी में। तो इतना बड़ा शिप चल रहा है, लोगों के रडार्स में कैप्चर नहीं होगा। मैंने उसको बहुत स्टडी किया है पिछले साल जब उन्होंने लॉन्च किए थे, कि वाई जापानीज शिप का ऊपर एक मास्ट होता है। बाकी शिप्स में इतने बड़े बड़े रडार्स होते हैं, डोम्स होते हैं, इनके अंदर एक पतला सा पिलर होता है, मोटा। एंड देन आई रियलाइज कि व्हाट दे डू, क्योंकि दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट, क्योंकि 360 डिग्री कवरेज कर रहा है वो। और इट्स ए वेरी क्रिएटिव डिजाइन, एंड हेड्स ऑफ टू जापानीज। वैसे बाय द वे जापानीज हमारे लोग ही हैं। वहाँ पे जो शिंतो रिलीजन होता है वो सिंधु रिलीजन ही है। 80% हमारे देवी देवता की पूजा होती है जापान में। और जापान अभी मुसलमानों को भी बाहर फेंकना शुरू कर दिया है। कब्रिस्तान, अरे इतना छोटा सा देश है, वहां पे इनको कब्रिस्तान अलग से चाहिए। मतलब मुसलमानों को सीखना चाहिए मैक्सिको से, एक के ऊपर एक दफनाते हैं वो लोग। मतलब एक 6x6 का उनको पार्सल बेचा जाता है, एक परिवार खरीदता है, अगर उसके बाहर करोगे सड़क फेंक दिया, बॉडी को सड़क पे फेंक दिया जाता है। ये मैक्सिको में होता है,
और अमेरिका में भी होता है। तो ऐसे भारत में भी सिस्टम होने चाहिए। इन लोगों के लिए कब्रिस्तान के लिए कोई जमीन तो नहीं बाहर से लाई जाएगी जमीन बर्बाद करने के लिए। तो जापान में भी यही सिस्टम है, एक के ऊपर एक वो स्टैक करते हैं। इन लोगों को प्रॉब्लम हमको अलग से चाहिए। अरे भाई इतना छोटा देश है, वहां पे जमीन कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, यू कांट डू ऑल दोस थिंग्स। बट आपको मालूम ही है कि पाकिस्तानियों को, पैलेस्टीनियन को, दे कांट डू एनीथिंग इन देयर ओन कंट्री। तो तो नाउ जापान के साथ भारत का जो अच्छा विजिट हुआ है, छोटी बहन सन्ने तकाइची और बड़े भाई मोदी जी, और मोदी जी के दोस्त आबे शिंजो आबे, जिसको मरवाया गया बाय द अमेरिकन डीप स्टेट, तो बड़ा अच्छा रिश्ता बैठा है। सो अब तो जापान को डर लगेगा, क्योंकि जापान को सिर्फ एक ही देश से डर लगता है, वो जापान। चाइना को एक ही देश से डर लगता है, वो जापान। तो और अगर जापानीज थोड़ा झुके ना अमेरिकन चक्कर में, थोड़ा ज्यादा पीस वीस नहीं दिखाए, देन इन रिलेशनशिप कैन डेवलप फर्दर। और वैसे भी जापान अंडरस्टैंड्स कि भाई उनके ऊपर जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, दैट वाज द वर्स्ट थिंग हैपन टू ह्यूमन एवर। तो पीस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया था उसकी तो धज्जियां उड़ गई है। थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट उन्होंने इंडिया को सरपास कर दिया है। इसे इसे चाइना, यूएसए एंड जापान, नॉट इंडिया। इंडिया अभी 5th पोजीशन पे आ गया है, 4th पे शायद जर्मनी आ गया है। सो दे आर ऑल्सो चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर चेंजिंग देयर फोर्सेस, और भारत के साथ मिलके आई थिंक देयर पावर गेट्स एनहांस्ड। आदित्य जी, डोभाल और जयशंकर की जोड़ी ने जिस तरीके से जापान के साथ मिल करके इस सुरक्षा चक्र को बुना है, क्या आपको लगता है कि अमेरिका भी इस एशियाई गठबंधन से असहज महसूस कर रहा है? ये आपके इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्या है ना, अमेरिका को तो कोई जरूरत ही नहीं इस एरिया में रहने की। अमेरिका अपनी कमजोरियां दिखा रहा है इस समय। कमजोरी सी, अमेरिका और यूरोप एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एशिया। अगर जितना वो लड़ाई यहाँ पे करवाते रहेंगे, उतना ही ज्यादा उनका एग्जिस्टेंस बना रहेगा। तो इसलिए अमेरिका का कोई इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए इन अमेरिका शुड वर्क। अगर ऐसा ही है तो अलाउ करो भारत को मैक्सिको में रहने के लिए। अगर ऐसा ही है तो मैक्सिको में अलाउ करो भारत को रहने के लिए, और क्यूबा में, हाइती में, है ना। तो बस यहीं पे फोकस क्यों है? क्योंकि 80% ऑफ अमेरिकन वेल्थ कम्स फ्रॉम एशिया। 80%, 80%। यूरोप 80% वेल्थ कम्स फ्रॉम एशिया। लूट लूट के, लूट लूट के, लूट लूट के। भाई अगर एशिया नहीं होता ना, तो यूरोपियन डिस्कवरी फेज वाज ए कर्स फॉर एशिया, ये मानना चाहिए। तो जी, तो कहीं ना कहीं तो भारत को, जापान हैज टू अंडरस्टैंड कि भाई इतना ज्यादा राइचियस झुके जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं। अमेरिकन ट्रूप्स क्या क्या नहीं कर रहे हैं उनके देश में, पाकिस्तानी क्या क्या नहीं कर रहे हैं, झुके जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं। इतना भी ज्यादा नहीं चलता। तो ये सनाए ताइकाइची वहां की मोदी है, समझा। वेरी एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये इटली के जैसे मेलोनी है। तो अब मेलोनी को बहन नहीं बोला उन्होंने, मोदी जी ने, मुझे बड़ा मजा आया, इसको बहन बोला। सो बट तो इसलिए जापान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे ही होंगे। और चीन और अमेरिका दोनों को स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अमेरिका की जरूरत ही नहीं क्वाड में। इंडिया एंड जापान एनफ, नो नीड अमेरिका। इंडिया और जापान कैन कंट्रोल द एंटायर एशिया। आपने बड़ा अंडरलाइन किया है मेलानी के लिए, उसको बहन नहीं बोला और इनको बहन बोला है, तो इसका भी कोई मतलब आपको समझ में आया होगा ना? देखिए क्या है ना कि जनरली इटली का, देखिए इटली के साथ भारत के रिश्ते कभी अच्छे हो नहीं सकते, बाय द वे, ऑन द रिलीजियस ग्राउंड्स। क्योंकि कहीं ना कहीं मेलोनी और ये सब लोग, दे आर ऑल कनेक्टेड टू अमेरिकन अदृश्य राज्य, उन्हीं के थ्रू बने हैं। तो उनके साथ उनको जैसा बर्ताव चाहिए वैसे ही बर्ताव मोदी जी दे रहे हैं। वो लोग बहन की भाषा नहीं समझते, वहां पे अपनी बहनों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि वो कल्चर दूसरे टाइप का है। बट जापान के लोग हमारे लोग हैं, सिंधु सभ्यता के लोग हैं। ऑब्वियसली। तो इसलिए वहां भाई बहन के रिश्ते की रिस्पेक्ट होती है।
यूरोप में रिस्पेक्ट नहीं होती, क्योंकि वहां पे कल्चर थोड़ा यवनों वाला है एंड कैन बी मिसयूज्ड। तो वहां पे किसी को बहन बोलना इज ए डेंजर। इसलिए मोदी जी ने बड़ा करेक्टली यूज किया। आई एम वेरी अमेज्ड कि हाउ एज ए लेखक मैं लिखता हूँ तो मतलब कोई वेरी नॉलेजेबल पर्सन इज देयर, और शायद मोदी जी हिमसेल्फ इज डायरेक्टली ऑपरेटिंग इट, किसी को कल्चर्स के बारे में मालूम है, तो वो शब्दों का प्रयोग बहुत उचित करते हैं वो लोग। बिल्कुल सही कहा आपने, उन्हें पता है कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ किस तरीके से बिहेव करना है और रिलेशनशिप को किस तरीके से उसका इज़हार करना है। आदित्य ये जी? शब्दों में शक्ति होती है, तो शब्द शब्द ही सब कुछ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आदित्य जी, बांग्लादेश सरकार ने मतलब मुझे बड़ी हैरानी हो रही है जब से मैंने ये सुना है। वहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज जो है, मंदारिन, उसको कंपल्सरी कर दिया है। अपनी अब तो पहले पाकिस्तान सप्लाई करता था महिलाओं को चाइना में, अब बांग्लादेश सप्लाई करेगा। चाइना का तो नुकसान है दोनों साइड से। सो वी आर वेरी हैप्पी। कल मैंड्रिन सीखो, नहीं तो मैं तो बोलता हूँ कुछ भी सीखो तुम, इट डजंट मैटर। वो जमीन तो भारत की है, हिंदुओं की है। जहाँ पे देश बना है तुम्हारा, वो जमीन भारत की है, हिंदुओं की जमीन है। और जिस नदी का पानी पीते हो वो हमारी नदियां हैं। जब मर्जी आए कंट्रोल करेंगे। चीन बोल रहा था ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो आपको बड़ा होगा, विक्टर गांव ने बोला था। मेरे विक्टर गांव पागल है, उसको बोलो कि आप मोमो खाओ और सो जाओ, डोंट डोंट टॉक नॉनसेंस। क्योंकि जिस दिन भारत ने डी रिकॉग्नाइज किया हेनरी मैकमोहन लाइन, भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि भारत ही मानता है। जिस दिन भारत ने बोला हम नहीं मानते, तो पूरा तिब्बत, पूरा शिंजियान तक भारत का। तिब्बत तो हमारा वैसे भी है। तिब्बत इज ऑटोनोमस रीजन, यक्ष राक्षस की जगह है, हमारे महाभारत से कनेक्टेड है। किम पुरुष वर्ष उसी को बोलते हैं। हनुमान जी अरिष्ट सेन वहीं पे रहते हैं। ये तो लिखा हुआ है भागवत पुराण में। हम तो भागवत पुराण को सत्य मानते हैं। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि चाइना को इतना इंपॉर्टेंस अब भारत देगा, मेरे को नहीं लगता। क्योंकि मिलिटरीली एक बार आपने सेना से किसी को नाप दिया ना, फिर आपकी डिप्लोमेटिक वैल्यू कम हो जाती है ना। अगर इमेजिन करिए अमेरिका होता है यहाँ पे, हम उसको डेली पीटते जैसे पाकिस्तान को पीटते हैं। सीमा पे मुड़ हिल नहीं सकता था वो अमेरिका। तो ये भारत है, ये पुरानी सभ्यता है। चीन भी पुरानी सभ्यता है, लेकिन चीन का रोल अलग था। चीन का रोल था भारत को कर देना। भारतीय सैनिकों की सुरक्षा पे चीन पलता था महाभारत काल तक, समझे। तो ये अभी चीन थोड़ा सा उठा है, और चीन का पूरा इतिहास तो भारत से कनेक्टेड है। वो मुसलमानों को क्या बुलाएगा अपने उधर, वो तो खाली कर देंगे। 40% कन्वर्जन हो चुका है चीन में, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से। चाइनीज पीपल शुड रिवोल्ट अगेंस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। उनका धर्म ही हटा दिया उन लोगों ने। सो अब मुसलमान भी पहुंच जाएंगे तो बहुत मजा आएगा भारत को देखकर। ये तो बोलूंगा तो हंस देंगे। तो इसलिए ये तो वो वाला कल्चर लेके जाने वाले हैं। वो तो गधे का कल्चर लेकर आए पाकिस्तान वाले, अब ये दूसरा कल्चर लेके पहुंच जाएंगे वहां पे। सो भारत तो भारत के लिए तो अच्छी बात है चाइनीज सीखे। मैं तो बोलता हूँ कि 3-4 भाषाएं और भी सीख लें, नो प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं से तो गंदगी निकालनी पड़ेगी ना, बांग्लादेश से सब जाए। मैं तो बोलता हूँ सारे बांग्लादेश पहुंच जाए चीन, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो वीज़ा खोला गया है, आपको उसकी संख्या मालूम है कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया है हाँ देखा बांग्लादेश मैंने। से? एटलीस्ट लीगली, एटलीस्ट फेंस के थ्रू तो नहीं आ रहे ना। अब हमको वेट कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, समझे। ये चांस होता है। अभी आप वीजा के थ्रू आपने रेगुलेट कर दिया, अभी टैप रेगुलेट हो गया। अब बॉर्डर पे पहले वीजा बंद किया हुआ था, बॉर्डर से भाग रहे थे। तो अब जो लो क्लास होंगे, जो नीचे होंगे, उनको गोली मार दी जाएगी। मैं भारतीय सरकार को एक बात बोलूंगा कि ये जो फेंस बना रहे हैं 100 किलोमीटर अंदर की तरफ बना रहे हैं, भारतीय सीमा के अंदर 100 मीटर। आपको फेंस बनानी चाहिए बांग्लादेश के एग्जैक्ट बॉर्डर पे, और उसके बाद आपको नो मैंस लैंड करनी चाहिए। ऐसा नहीं चलता कि आप 100 मीटर की, आप सोचिए 100 मीटर
प्लस 2000 किलोमीटर, कितना हो गया, कितना एरिया हो गया। तो इतना एरिया थोड़ी भारत छोड़ सकता, उसमें तो अच्छा खासा बेसिस बन जाएंगे, फैक्ट्रीज बन जाएंगी वहां पर। तो डोंट डू दैट। तो जो भी बॉर्डर मैनेजमेंट पे कर रहे हैं, लेट इट बी ऑन द फेंस, डायरेक्टली ऑन द लाइन, या उसके अंदर भी चलेगा। और ये बांग्लादेशी राइफल, इंडिया और बांग्लादेश का पैक्ट है, नो फायरिंग, नो एक्टिव एंगेजमेंट, हटा दो उसको, फेंक दो, फायर ऑन बांग्लादेशी फ्रीली। क्योंकि इनको चबड़ चबड़ करने की आदत होती है, गोली की आदत से, आवाज से डर जाते हैं। तो ठीक है, शो देम द रियल कलर्स। जैसे पाकिस्तानी फैन, मुझे पाकिस्तानी बॉर्डर बड़ा अच्छा लगता है। वो एक गोली चलाते हम तोप भेज देते हैं, बूम, वो चलाते बूम। अमेरिका को मालूम है, तो कर दे, इसको एक्टिव कर दे, पूरे बॉर्डर को एक्टिव कर दे। बांग्लादेश कुक होके कल से चीन ही भूल जाएगा, क्योंकि वैसे भी चीनी तो भारत से मांगने वाला है। बांग्लादेश का 3 महीने में वही हालत होने वाली है जो मालदीव की हुई थी 3-4 महीने में। चाइना चाइना हंस रहा होगा वहां बैठ के, बोल रहा है ये क्या हो गया, ये इसके साथ क्या करूंगा। उसका पोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। सीपैक पोर्ट, ग्वादर का पोर्ट भारत ने कैसे बर्बाद कर दिया, देखा आपने। तो मंगोल पोर्ट जो भी ले लें, क्या नाम है उसका, मंगला पोर्ट व्हाटएवर, उसको तो भारत, वी कैन इजीली टेक केयर, चांस ही नहीं है कुछ भी। इसलिए बोलते हैं ना, चाइनीज चेकर्स जो खेलेगा वो हारेगा भारत के सामने। क्योंकि हम तो चतुरंग खेलते हैं। चतुरंग मतलब चेस, चतुरंग बोलना चाहिए उसको। चतुरंग, हम चतुरंग खेलते हैं। शतरंज फारसी वर्ड है, चतुरंग हमारा वर्ड है। चतुरंग खेलते हैं क्योंकि दोनों सेनाओं की पोशाक अलग होती है और चेस बोर्ड 2 कलर का होता है, इससे चतुरंग हो गया। आदित्य जी देखिए ना, एक तरफ तो वो अपनी भाषा के ज़रिए, पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, कौन-सी स्ट्रैटेजी है, लेकिन इधर जापान की प्राइम मिनिस्टर आती हैं और उनके साथ सबसे बड़े बिज़नेस प्लेयर्स की पूरी टीम आती है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई साधारण डिप्लोमेटिक टूर नहीं था उनका। ये एक मतलब चीन की जो मोनोपोली है, उसी को तोड़ फेंकने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मास्टरमाइंड सेटअप है। कैसे डिफाइन करते हैं इसको आप? देखिए, जापान को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन चाहिए। जापान अपना इन्वेस्टमेंट अमेरिका से खींच रहा है। जिस दिन बैंक ऑफ जापान ने डिक्लेयर कर दिया कि दे आर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, उस दिन अमेरिकन इकोनॉमी गई डूब। और जापानीज जो है पूरे विश्व में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे आइलैंड्स ओन करते हैं। पीपल डू नॉट नो दैट जापानीज ओन मैनी आइलैंड्स इन पैसिफिक। खरीद लेते हैं, वो आइलैंड्स खरीद लेते हैं। वहाँ के रिच लोग आइलैंड्स में रहते हैं जाके, बड़े बड़े मैंशंस में। तो जापान जो है वो, उसके लिए अमेरिका डेस्टिनेशन नहीं रहा है, बिकॉज अमेरिका की जो के अंदर कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर अमेरिकन छोटी छोटी कारों को खरीदना शुरू करेगा तो बड़ी कारों के एक्सपोर्ट का क्या करेगा जापान। तो दैट्स व्हाई दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज इंडिया इज द नेक्स्ट अमेरिका। बाय द वे, हो गया मूवमेंट। मतलब इन नेक्स्ट 20 years इंडिया विल बी अनरिकॉग्नाइजेबल। अमेरिका को राइवल करने वाला है भारत। तो भारत से तो इसलिए बड़ा डेलीगेशन लेकर आए हैं, क्योंकि इसको भी, एक तो जापान के साथ तो बहुत अच्छी बात है, भारत से उसका धर्म जाता है, और अब भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको सिक्योरिटी है। ओके, तो वो इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है। और चीन के साथ उसको प्रॉब्लम क्या है कि आपको इतिहास देखना पड़ेगा। किंग QING, किंग डायनेस्टी और जापान के रॉयल फैमिली दोनों ही हयग्रीव की पूजा करते थे। हयशीर बोलते हैं, हयग्रीव जिन्होंने वेदों को बचाया था, है ना, मधु कैतब, तो वो वाले हयग्रीव, उनकी पूजा करते हैं। ये इतिहास है उनकी पुरानी डायनेस्टीज का, इतना क्लोजली कनेक्टेड है। तो जैसे सनातन धर्म वेंट थ्रू चाइना टू जापान, क्योंकि जापान एक आइलैंड है, वहां पे वो बच गया और चीन में खत्म हो गया। तो इसलिए जापानीज आर कंसिडर्ड सुपीरियर इन द इलीट चाइनीज सर्कल्स। लोग बड़ा शॉक होंगे सुन के, बट ये जब मैं अपनी पुस्तक लिख रहा था तो मैंने देखा कि जो इलीट चाइनीज हैं उनको जापान से कनेक्शन अच्छा लगता है, और जो पॉलिटिसाइज चाइनीज हैं
जिनको प्रोपागेंडा होता है वो लिखते रहते हैं जापान की, जापान ने बहुत एट्रोसिटीज की। वो तो रिसेंट इतिहास है, उसके पहले का इतिहास क्या है? तो आज भी पुराने का इतिहास वही है। जैसे बोलेंगे किसी लड़की को यू लुक लाइक ए जापानीज डॉल, बोलेंगे अपनी भाषा में, इसका मतलब पुराने समय बहुत रिस्पेक्ट था जापान के लिए, रॉयल फैमिलीज का। और जापान में अभी भी रॉयल्टी है, चीन में नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी फिनिश्ड ऑफ। अगर कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होती तो चीन वुड आल्सो बी लाइक जापान। और ये बात भी सच है कि चाइना ने उधर इन्वेट किया था बिकॉज वो अपने आप को उनको इंफीरियर मानते हैं। जैसे भारत अभी करेगा, पाकिस्तान को इंफीरियर मानते हैं, हम तो करेंगे, है ना। वो बोलते रहते हैं बनिया आ गया, बनिया आ गया। ठीक है, बनिया के बिना तो तुम ऐसे फटीचर होगे ना। तो इसलिए ये भारत के लिए, चीन के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो भारत से रिश्ते अच्छे करें। और जापान तो और भी इन्वेस्टमेंट करेगा, बिलीव मी। जैसे अमेरिका जाता है, वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन द वर्ल्ड, किधर? अफ्रीका में सारे यूरोपियन कंट्रीज गेम खेल रहे हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच कैन बाय थिंग्स। इंडिया का मिडिल क्लास 600 मिलियन है, 60 करोड़ का है। तो वेयर यू फाइंड सच ए लार्ज मिडिल क्लास? अभी अभी देखिए कुछ सालों में भारत का पॉपुलेशन का बहुत डिक्लाइन आने वाला है, डेमोग्राफिक चेंज का दिखेगा आपको। सरकार चिंतित है, एक्चुअली सबको चिंतित होना चाहिए। अपने पड़ोस में जो भी दिखे गैर हिंदू, उसको कन्वर्ट कर दो, चेंज इट नाउ। सरकार की पॉलिसीज होनी चाहिए, क्योंकि जो गेम खेला गया है भारत के साथ वो बड़ा भयंकर गेम खेला गया है। मुसलमानों को तो हमेशा यूज किया जाता है, आप देखिए टुडे गैंग को। मुसलमान जहां भी होंगे बिकते हैं। सॉरी टू यूज द वर्ड, बट ऑल इस्लामिक कंट्रीज यू कैन चेक द रिकॉर्ड्स। आदित्य जी, आपने जापान की प्रधानमंत्री के विजिट के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है कि क्या मायने हैं उनके स्टोर के। और हैदराबाद हाउस की ये दीवारें आज एक नए इतिहास की गवाह बनी है। चीन की दादागिरी अब खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि भारत और जापान ने सीधे उनकी नस पे हाथ रख दिया है। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैंने आपका शो देखा था सत्योलॉजी पे, और मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगी कि आप वो आदित्य जी का शो ज़रूर देखें आप। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।